हेलो ऑल। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग मैस्केयर। ये आज का टॉपिक है, इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा इसका, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो भी बताया था, थोड़ा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, जिसके नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने यह आंदोलन महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था 28 अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने इसे मद्रास से सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। तिलक ने मराठा केसरी और अपने इस आंदोलन के द्वारा, मराठा केसरी उनके पत्र हैं, इनके द्वारा, और एनी बेसेंट के दो पत्र हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इनके द्वारा अपने जो उन्होंने स्वराज्य की मांग की थी इस मूवमेंट के द्वारा, इसका ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया और चारों तरफ से स्वराज्य की मांग उठने लगी पूरे देश से। चारों ओर से उठने वाले इस दबाव को महसूस करते हुए इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। ये घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। अर्थात भारत को अब इस जो भारत में चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव के चलते अंग्रेज सरकार को स्वशासन यानी कि उत्तरदायी शासन, स्वशासन प्रदान करने के लिए जो उत्तरदायी शासन होगा वो देने के लिए उन्हें कदम बढ़ाने पड़े। स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर रहे थे, वो उनकी मजबूरी थी। तो इसके चलते 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी की गई। मॉन्टेग्यू, जैसा मैंने बताया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि भारत सचिव थे उस समय, और चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया, और इसके आधार पर 1919 में भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया, जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, जैसा कि पहले क्लाइव ने बंगाल में स्टार्ट किया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसा ही द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ प्रांतों में कर दी गई 1919 के एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके द्वारा। इसमें प्रांतों की सरकार को मजबूत बनाने की बात कही गई थी, और इस व्यवस्था को लागू किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, पंजाब, मद्रास, आसाम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बर्मा में। इसमें क्या था, दोहरा शासन एक तरीके से था, जिसमें कि जितने भी शासन से संबंधित विषय होंगे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। रक्षित वो वाले मुद्दे थे जिनका उत्तरदायित्व जो है गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी पर था, और हस्तांतरित वो मुद्दे थे जिनका उत्तरदायित्व मंत्रियों के पास था, जो कि जनता द्वारा चुने गए भारतीय मंत्री, भारतीय जो चुने गए हैं भारतीय जनता के द्वारा। तो रक्षित में इन्होंने द्वैध शासन तो दिया। तो अब देखिए डिवीज़न कैसे करते हैं इन मुद्दों का। रक्षित में वे मुद्दे रखे गए जिनसे ब्रिटिश हितों की सुरक्षा होती रहे, ब्रिटिश हितों को कोई नुकसान ना हो, जैसे वित्त, भू राजस्व, दुर्भिक्ष, जंगल, शांति एवं कानून व्यवस्था, न्याय प्रशासन, पुलिस, पेंशन, सिंचाई और नहरें, जेल खाने, औद्योगिक विषय और कारखाने, व्यापार, विद्युत, ये सब मुद्दे जिनसे कि ब्रिटिश लाभ होता रहे, ब्रिटिशों की हितों की सुरक्षा होती रहे, ये मुद्दे इन्होंने अपने पास रखे, अर्थात गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास। इसके अलावा जो दूसरे लोकप्रिय लोगों की भलाई के लिए जो मुद्दे थे वो इन्होंने मंत्रियों के पास छोड़ दिए, जो सरकार थी उसके पास छोड़ दिए, प्रांतीय सरकार जिसे कहा गया, जिससे
इन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते ये लोग इन मुद्दों को अपने पक्ष में रखते हुए, जैसे शिक्षा हो गया, पुस्तकालय, अजायब घर, स्थानीय स्वशासन कैसे चलेगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियाँ, मछली विभाग, खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जांच करना, जन्म मृत्यु आंकड़े निकालना, माप तौल की जानकारी लेते रहना, भ्रष्टाचार को देखना, इस तरीके की ये सब चीज़ें इन्होंने हस्तांतरित में रखी, जो कि उस गवर्नमेंट के पास थे जो जनता ने चुनी थी, यानी कि भारतीय मंत्रियों के पास थी। और इस क्षेत्र को यानी कि हस्तांतरित को सुरक्षित क्षेत्र के अंदर रखा गया, मतलब ये इस पर निर्भर करता था। वित्त क्योंकि रक्षित के पास था, यानी कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास था वित्त विभाग, तो ये डिपेंडेंट हो गई हस्तांतरित मुद्दे, यानी कि मंत्री परिषद जो इलेक्टेड होके आए हैं लोग मंत्री, वो डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पर। ठीक है, तो इन्होंने द्वैध शासन तो लागू कर दिया, लेकिन उसमें भी अपने को बचाए रखा। इतने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार को यानी कि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि ये हमें बात माननी पड़ी, और अब तो हमने अपने आप को किसी तरह से सुरक्षित कर लिया है, लेकिन आगे ऐसी संभावना नहीं है, हो सकता है इससे ज़्यादा उग्र भावनाएं निकल कर के आएं और हमें और ज़्यादा मांगे माननी पड़े और इन्हें स्वशासन वास्तव में देना पड़े इन्हें इनका स्वराज्य। तो इसके चलते इन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसे कि आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के नाम से। दिस वॉज पास्ड इन 8 मार्च 1919 बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना और राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना, जो उस समय भारतीयों में कूट कर भरी जा रही थी, इसको कुचलना। इस उद्देश्य से एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट ने की। सिडनी रॉलेट ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए गए फरवरी 1919 में, उसमें 2 विधेयक लाए गए। इन विधेयकों में यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर संदेह हो रहा हो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे अनिश्चित काल तक जेल में भी डाला जा सकता है। इवन बिना मुकदमे और बिना सुनवाई के भी उसे जेल में डाला जा सकता था, ऐसी इसमें व्यवस्था की गई थी। तो इसका तो ब्रिटिशर्स, जैसा कि सुनने से समझ में आ रहा है, बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। किसी को भी कह सकते थे कि हाँ संदेह है इस व्यक्ति पर, इसे गिरफ्तार करो, कोई सुनवाई नहीं, और इसमें बचाव का भी अधिकार नहीं था अगले व्यक्ति को। तो ऐसी व्यवस्था करते हुए एक एक्ट इन्होंने 8 मार्च 1919 को पास किया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस रॉलेट एक्ट की भारतीयों ने बहुत बड़ी निंदा की, विरोध किया, इसे काले कानून के नाम से पुकारा, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लागू कर दिया गया। उस समय तक गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हो चुका था। तो इस एक्ट के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में एक देशव्यापी हड़ताल चलाई गई। पूरे देश में आंदोलन किए गए इसके खिलाफ कि इसको वापस लिया जाए। पंजाब की तरफ गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी बागडोर संभाली हुई थी। अंग्रेजी सरकार बौखला जाती है और सभी जगह आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी जाती हैं। अब स्थिति को संभालने के लिए स्वामी जी मतलब स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सतपाल, जो उस समय दिल्ली में थे, महात्मा गांधी को भी दिल्ली आमंत्रित करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस बात की भनक पड़ जाती है और वो 8 अप्रैल 1919 को पलवल, हरियाणा में जो है, वहाँ से गांधी जी को गिरफ्तार करके मुंबई भेज देते हैं, जहाँ से वो बाद में अपने आश्रम 13 अप्रैल तक वापस आ जाते हैं। लेकिन तब तक यहाँ की स्थिति सामान्य हो चुकी होती है। लेकिन तभी क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उस समय तक गांधी जी और दूसरे नेताओं को पंजाब में एंटर करने पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंधित कर दी थी उनकी एंट्री। और पंजाब के 2
लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था। ये तो पास हो चुका था रॉलेट एक्ट, तो किसी को भी संदेहास्पद स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता था। तो बिना किसी कारण के इन दोनों नेताओं को, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके विरोध में जनता शांतिपूर्ण जुलूस निकालती है। पंजाब की बात चल रही है। पंजाब में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है, जिसे ब्रिटिश अधिकारी रोकते हैं और भीड़ पर गोलियां चला देते हैं। अब भीड़ उग्र हो जाती है, गोलियां चलेगी तो ऑब्वियस है कि भीड़ उग्र हो ही जाएगी। तो इस हिंसात्मक कार्रवाई में जनता, यानी कि जो जुलूस में शामिल थे लोग, भारतीय लोग, ये कुछ सरकारी इमारतों को जला देते हैं गुस्से में आकर के, और इसमें 5 लोग अंग्रेज मारे जाते हैं। इस तरह से पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। 10 अप्रैल 1919 को शहर का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया जाता है। इस घटना के कारण उसने 12 अप्रैल को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, और तब 13 अप्रैल का दिन आया। तो उस दिन बैसाखी होती है। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा लोगों ने आयोजित की हुई थी। लगभग उसमें 20,000 व्यक्ति इकट्ठा हुए थे, जिसमें विचार विमर्श चल रहा था गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सतपाल की रिहाई के विषय में। लेकिन ये जो ब्रिगेडियर आर डायर था, इसने इस सभा को, जो कि 4:30 बजे स्टार्ट हो चुकी थी, इस सभा को 9:30 बजे अवैधानिक घोषित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। और वहाँ पहुंचकर अपने अधिकारियों के साथ वहाँ पहुंचकर ये आदेश देता है कि 3 मिनट के अंदर इस बाग को खाली कर दिया जाए, और नहीं तो गोलियां चला दी जाएंगी। अब जहाँ जिस जगह पर और एग्ज़िट का मार्ग केवल एक था, एग्ज़िट का रास्ता, गेट एक ही था। जहाँ एक ही गेट है, 20,000 लोग इकट्ठे हैं, वहाँ 3 मिनट में जगह खाली कैसे हो सकती है? असंभव है। दिखाई पड़ रहा है, सामने स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सोची समझी साजिश थी एक तरीके से। तो उसने 3 मिनट के अंदर गोलियां चलवा दी। लगभग 1650 गोलियां चली, जिसमें 1000 लोग मारे गए और 3000 घायल हो गए। लेकिन इसकी भी सच्ची जानकारी रिपोर्ट्स में नहीं है। गवर्नमेंट कागज़ जो हैं गवर्नमेंट के, उसमें केवल 379 व्यक्तियों को बताया गया है कि मारे गए और 1200 लगभग वहाँ घायल हुए, ऐसा लिखा गया है। लेकिन 1000 लोग लगभग मारे गए थे और 3000 घायल हुए थे। इतना बुरा हत्याकांड किया गया था। उसमें लोग भाग रहे थे इधर उधर, और उसमें एक वहाँ पर कुआं था। कुएं में 120 लगभग लोगों की लाशें निकाली गई थी। जैसा कि आज भी आप वहाँ अगर जाते हैं विज़िट के लिए, तो वो कुएं दिखाया गया है, मॉन्यूमेंट है ये आज एक तरीके से, और उसमें दिखाया गया है कि लगभग 120 लाशें बाद में वहाँ से निकाली गई थी। बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरा नरसंहार एक तरीके से किया था जनरल डायर ने उस समय। और उसके इस हत्याकांड में सहायता की थी एक भारतीय ने, यानी कि जो गुप्त बातें थी वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई थी, जनरल डायर तक पहुंचाई थी। वो व्यक्ति था हंसराज। इस हत्याकांड के बारे में दीनबंधु एफ एंड्रूज इनका पूरा नाम है, इन्होंने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है। इस हत्याकांड के बाद भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद के सदस्य थे, शंकरन, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इससे शुद्ध होकर के सर की उपाधि भी वापस कर दी थी। और इसका सभी भारतीयों ने घोर विरोध किया और इसकी जांच कीजिए, ऐसा मांग की गई। तब इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनी। वो इसके विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, थैंक यू।